चमोली के तपोवन में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन और सफलता के बीच अभी भी करीब 60 मीटर का एक फासला है। 60 मीटर की ये दूरी है। सुरंग के अंदर 30 से ज्यादा मजदूरों के फंसे होने की आशंका है। रेस्क्यू टीमों में 600 से ज्यादा लोग लगातार मलबा निकालने में जुटे हुए हैं। हादसे में अब तक 32 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। 172 लोग लापता बताए जा रहे हैं, लेकिन अब ये उम्मीद बंधी है कि ये लोग अब बचाए जा सकते हैं, क्योंकि सुरंग में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे रेस्क्यू कर्मी इन लोगों तक पहुंच रहे हैं। 600 से ज्यादा लोगों की टीम रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हुई है। और ये जो दिल दहला देने वाली कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, जो साथ साथ हम आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ ही देर बाद हम इस तस्वीर के बारे में भी विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन अपडेट इस वक्त का यही है कि अभी भी 170 से ज्यादा लोग लापता हैं उत्तराखंड के चमोली में आपदा में। और अब हम उस सुरंग में बहुत कम दूरी पर, बहुत कम फासला रह गया है। ये देखिए तस्वीर, देखिए अब 7 फरवरी की ये तस्वीर है। चमोली में आए सैलाब की खौफनाक तस्वीर है ये। ग्लेशियर फटने के बाद जब तेज आवाज के साथ तपोवन बांध की तरफ मलबे का ये सैलाब बढ़ने लगा, तो कई सारे कर्मचारी जान बचाने के लिए बांध के ऊपर चले गए। ये जो लोग आपको दिख रहे हैं लाल घेरे के अंदर, ये बेहद बेहद दर्दनाक तस्वीर है। रूह कांप जाती है, दिल दहल जाता है इन तस्वीरों को देखकर। देखिए, अपनी जान बचाने के लिए बांध की छत पर आए लोग हैं, कर्मचारी हैं, लेकिन ये सैलाब इतना भयानक था, इतना वेग, इतना तेज था कि इसके आगे बांध की ऊंचाई भी बौनी सिद्ध होने लगी। लोग बचने की कोशिश में यहां वहां भागने की कोशिश करते रहे, लेकिन मलबे की एक ताकतवर लहर इन सभी को अपने साथ बहा कर ले गई। और ये तस्वीरें दिल दहला देती हैं, ये तस्वीरें सांसें रोक देती हैं, ये तस्वीरें दिल को गम से, तकलीफ से, दुख से भर देती हैं, क्योंकि ये कोई भी बच ना सका। और बांध की छत पर खड़े ये तमाम लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर होते रहे। ये लोग अपने सामने अपनी मौत को देखते रहे, लेकिन कुछ नहीं कर सके और सैलाब इन्हें अपने साथ बहा कर ले गया। ये उत्तराखंड के हिम प्रलय का सबसे खौफनाक वीडियो है। उत्तराखंड के चमोली जिले में 7 फरवरी को लहरों ने कुछ इसी तरह का किया था तांडव। जानलेवा लहरों का शोर सुनिए। सब कुछ बहा ले जाने को उतारू लहरों की रफ्तार देखिए। कीचड़ से भरा मटमैला पानी जिस रफ्तार से बढ़ रहा है, उसके आगे किसी का भी टिकना नामुमकिन है। अब तबाही के इस वीडियो को देखिए। ये ऋषि गंगा पावर प्रोजेक्ट का डैम है। डैम पर करीब दर्जन भर लोग खड़े नजर आ रहे हैं। शायद ये लोग प्रोजेक्ट से जुड़े मजदूर और स्टाफ हैं। इनकी आंखों के सामने साक्षात मौत तेजी से बढ़ती दिख रही है। जान बचाने को लेकर ये डैम के एक छोर पर जाते हैं, लेकिन इससे आगे जाना मुश्किल है, क्योंकि बिल्डिंग ऊंची है और यहाँ से कूदना खतरे से खाली नहीं। सैलाब के रूप में मौजूद मौत तेजी से आगे बढ़ रही है, लिहाजा लोगों ने दूसरी तरफ जाने का दांव खेला। लेकिन पानी का खतरा जब वहाँ भी पहुँचा, तो लोग जान बचाने के लिए फिर से दूसरी तरफ दौड़ पड़े, लेकिन उनकी ये कोशिश काम नहीं आई। पानी का एक तेज उफान आया और सभी लोगों को बहा ले गया। चमोली में ग्लेशियर फटने से हुई तबाही का सबसे खौफनाक और हैरान कर देने वाला वीडियो है। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो लोग ग्लेशियर फटने के तुरंत बाद आई बाढ़ में फंसे, उन्हें बचने का जरा भी मौका नहीं मिला। वैसे इस वीडियो में ऐसा दिख रहा है कि अगर लोग डैम की दीवारों की तरफ भागते तो शायद जिंदगी को कुछ और मोहलत मिल जाती, लेकिन इस बारे में दावे के साथ कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आगे का वीडियो नहीं है। हो सकता है आगे का हिस्सा भी तबाही की चपेट में आ गया हो।
लेकिन सबसे अहम बात यह है कि जब मौत साक्षात सामने खड़ी थी तो इन लोगों के पास बचाव के लिए सोचने का बहुत ज्यादा मौका नहीं था। अब जरा 4 तस्वीरों में चमोली आपदा की तबाही देखिए। फ्लैश फ्लड की ये तस्वीरें चमोली जिले के अलग अलग जगहों और अलग अलग एंगल से ली गई हैं। हर तस्वीर में लहरों का रौद्र रूप साफ नजर आ रहा है। जोशीमठ से कमल नयन सिलोड़ी और मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। ये एक वीडियो सामने आया जो दिल दहला देता है। जान बचाने की तमाम कोशिशें इन लोगों की सफल नहीं हो सकी और वो सैलाब की भेंट चढ़ गए। ऐसे कई सारे वीडियो आए हैं जो दिल दहला दे रहे हैं। रैणी गांव यानी कि अब भी 7 फरवरी की उस खौफनाक सुबह से पूरा गांव सहमा हुआ है। रैणी गांव के लोगों से उस दर्द को बांटा है हमारे संवाददाता मंजीत नेगी ने। तपोवन टनल में फंसे 35 लोगों को बचाने का जो मिशन है वो चल रहा है। चौथा दिन हो गया लेकिन अभी कोई सफलता नहीं मिली और धीरे धीरे जो स्थानीय लोग हैं जिनके परिजन इस टनल के अंदर बंद हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। आज ये पूछताछ और सूचना केंद्र बनाया है प्रशासन ने, लेकिन काफी बड़ी संख्या में धीरे धीरे जो परिजन हैं, जो आसपास के लोग हैं वो यहाँ इकट्ठा हुए हैं। उनमें इस बात को लेकर भी रोष है कि यहाँ पर प्रशासन से पूरी मदद नहीं मिल पा रही है, चाहे जो लोग अंदर फंसे उनको निकालने की बात की जाए या फिर जो जिनके परिजन यहाँ पर अभी तक इस हादसे का शिकार हैं। क्या शिकायत आपका? कोई परिजन? मेरा भाई टनल के अंदर है और भी जितने भी लोग बैठे हैं इनके सबके परिवारजन कोई न कोई वहाँ फंसा हुआ है। उस साइड से जो 4 टनल है वहाँ से जब तक बंद नहीं होगा ये क्लियर नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना यहाँ से निकाल रहे हैं फिर वहाँ से पुश पानी यही आ रहा है। तो उसमें उस साइड में या तो पंप लगाएं, पंप से या तो उसको ब्लॉक करें तब जाके आगे बढ़े। आप कब पहुँचे यहाँ पर? 8 तारीख आ गए। अच्छा, यहाँ पे प्रशासन ने कुछ बताया कि क्या बताना है, सफाई कर रहे हैं और अच्छा बस कुछ नहीं है, आश्वासन मिल रहा है खाली बस। 3-4 दिन हो गए आज लटके हुए हैं। आप लोगों के यहाँ पे कोई व्यवस्था की है प्रशासन ने रुकने के लिए, खाने पीने? ना हमारा होटल कर रखा है। जो लोग हैं वो अंदर फंसे हुए हैं, किस तरह की आपको यहाँ से प्रशासन क्या कह रहा है? सर हमें तो प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं है। जिस तरह से यहाँ पे हमें 4 दिन से देख रहे हैं, भले मीडिया द्वारा पूरा ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे पूरी व्यवस्था है, लेकिन हमें अभी यहाँ पे जीरो ग्राउंड पे वर्क दिखाई दे रहा है। क्योंकि जीरो ग्राउंड में इसलिए कहा जा रहा है कि जो टनल है, जिस टनल में काम चल रहा है उसके पीछे 3 टनल है, वहाँ से पूरी मिट्टी अंदर आ रही है और यहाँ से जो टनल से मिट्टी बाहर निकाली जा रही है वो 50 मीटर अगर काम कर रही है तो वही 50 मीटर अंदर मिट्टी आ रही है। तो हमें तो जीरो ग्राउंड पे काम चला। तमाम परिजन हैं जिनका कोई भाई, भतीजा, बेटा यहाँ, और इन लोगों की परेशानी समझी जा सकती है। 4 दिन हो गए हैं, सभी की आंखों में आंसू हैं और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से कोशिश जरूर है, लेकिन अभी तक 4 दिन होने के बाद चौथे दिन यहाँ पर ये सूचना केंद्र जरूर बनाया गया, लेकिन जो लोग अंदर हैं वो किस हालत में हैं और उनको निकालने के जो प्रयास होने चाहिए उसको लेकर, और दूसरी उसके अलावा तमाम उत्तराखंड के अलग अलग जगहों से लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके रहने की, खाने की तमाम तरह की दिक्कतें यहाँ पर हैं। लेकिन सबसे बड़ी जो चुनौती यहाँ पर है इन लोगों के लिए कि उनके परिजन कब बाहर निकल पाएंगे। कैमरामैन नितेश के साथ मंजीत नेगी, तपोवन, आज तक। हम सिर्फ देख सकते हैं, सुन सकते हैं, इनके दुख का अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनके ऊपर जो बीत रही है शायद वो हम कभी महसूस नहीं कर सकते। 4 दिन से ये यहाँ बैठे हैं, इन्हें पता है कि इनके अपने इस सुरंग के अंदर हैं। सिर्फ उम्मीद इस बात की कि जल्द से जल्द वो बाहर आ जाएं। मंजीत नेगी हमारे संवाददाता लगातार वहां डटे हुए हैं। पीके तिवारी जो कि एनडीआरएफ के कमांडेंट हैं, इस पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन की कमाल थामे हुए हैं, संभाले हुए हैं। क्या कहते हैं? मंजीत ने उनसे जानने की कोशिश की कि ऑपरेशन कितनी देर और चलेगा। हमारे साथ एनडीआरएफ के कमांडेंट पीके तिवारी हैं। आपसे जानना चाहूंगा, अब चौथे दिन की शुरुआत हो रही है, अब तक किस तरह से, क्योंकि दिन रात आप लोग काम कर रहे हैं, क्या देखिए हमारे रेस्क्यूअर्स, अलग अलग एजेंसियां और मशीनें लगातार भागों में काम कर रही है, लेकिन अभी तक चूंकि ऑपरेशन को हम मुकाम तक नहीं पहुंचा पाए, इसलिए हमें भी थोड़ा महसूस हो रहा है। और जहां तक हमारी टीमें 5 टीमें लगी हुई हैं इस काम में। 2 टीमें हमने रैनी में लगा रखी है, 2 टीम यहाँ पे है और 1 टीम अभी तीसरी जो नदी के किनारे किनारे सर्च करते हुए चलेगी। रैनी में भी लग रहा था कि वहाँ पे सारा कुछ बास आउट हो गया, लेकिन जब हमारी टीम ने वहाँ पे कल काम किया है तो 4 लोगों को हमने
रिकवर किया डेड बॉडी को और उनकी शिनाख्त भी हो गई है। जो वहाँ पे काम करने वाले इंजीनियर, इलेक्ट्रीशियन, पुलिसकर्मी भी थे। तो हमें पूरी आशंका है कि नदी किनारे भी काफी लोग फंसे होंगे। उसके लिए एक टीम हम पूरे इक्विपमेंट के साथ नदी के किनारे वो आगे तक जाकर के इसको करेंगे। जिस तरह से रेंडी में आपने 4 लोगों के शव बरामद किए, हमने देखा कि रात में भी आप लोग मशीनों के जरिए अंदर टनल के अंदर काम कर रहे हैं। किस तरह के उपकरण है और किस तरह की चीजों से आप लोग इसको अंजाम दे रहे हैं? हमारे पास इक्विपमेंट तो जो ड्रोन ऑपरेशन भी हमने करके देखा, लेकिन उसका भी लिमिटेड अप्रोच हो पा रहा है। टनल में एक तरफ से मलबा निकाला जा रहा है, दूसरी तरफ से फिर से आ जा रहा है, क्योंकि मल्टी टनल है, उसमें इंटरकनेक्टेड और सबके हाइट अलग अलग वहाँ पे है। कोई ज्यादा गहराई में है तो एक तरफ से मलबा जो निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ से मलबा और उसमें आ जा रहा है। लेकिन फिर भी और कोई हम उसमें जो अभी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा, उसमें कुछ और पॉलिसी में हम चेंज करके जो मीटिंग के बाद तय होगा, तो निश्चित रूप से हम आज इसको कोई अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बंगाल में जैसे जैसे चुनाव की आहट तेज हो रही है, वैसे वैसे बीजेपी और टीएमसी में भी तकरार काफी तेज होती जा रही है। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के बाद ममता बनर्जी पर आरोपों की झड़ी लगा दी, जिसके जवाब में ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर कोई नरमी नहीं बरती। मंगलवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम के तारापीठ और झारग्राम के लालगढ़ में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा को हरी झंडी दिखाई और तारापीठ मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके बाद अपनी रैली में जेपी नड्डा ने सीएम ममता बनर्जी पर एक के बाद एक आरोपों की बौछार कर दी। ममता जी को न मां की इज्जत है, न माटी से प्यार है और न ही मानुष की चिंता है। इस बात को हमको समझना चाहिए। उनको किस चीज से मतलब है? तानाशाही। क्योंकि एक तरफ हम ममता जी को देख रहे हैं और बंगाल को देख रहे हैं। आज उनके नेतृत्व में बंगाल की संस्कृति को भी खतरा पड़ गया। जो बंगाल संस्कृति के लिए जाना जाता था, जो बंगाल के बारे में कहा जाता था कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे, इंडिया थिंक्स टुमारो, ऐसे बंगाल को विकास को रोकने का काम ये ममता जी की सरकार ने पकड़ा। ममता जी नहीं चाहती है कि बंगाल का विकास हो। क्या बोलती है? किचो काट भय ना। अभी बजट आया, बजट में मोदी जी ने 675 किलोमीटर की हाईवे कलकत्ता से सिलीगुड़ी का, इसके लिए 25,000 करोड़ रुपए देना तय किया है। बोलो बंगाल प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? प्रधानमंत्री जी के दिल में है कि नहीं है? तो ममता जी ऐसा भय कहना, इतना डर क्यों लगता है? जिस वक्त नड्डा बर्धमान और झारग्राम में टीएमसी और ममता सरकार की कमजोरियां गिना रहे थे, उसी वक्त ममता ईस्ट बर्धमान और मुर्शिदाबाद जिले में चुनाव प्रचार कर रही थी और किसान आंदोलन के बहाने बीजेपी का दुष्प्रचार और अपना प्रचार कर रही थी। आज के पंजाबे चाषीरा आंदोलन करछे, आज के दिल्ली चाषीरा आंदोलन करछे, आज के उत्तर प्रदेशे चाषीरा आंदोलन करछे। আমি নিজে তাদের সাথে 4-5 বার ফোনে কথা বলেছি। আমি আমার প্রতিনিধি দলও পাঠিয়েছি। পরিষ্কার করে বলতে চাই, আমরা বেঁচে থাকতে আপনাদের চাষীদের উপর কোনো রকম অত্যাচার, কোনো রকম প্রতিরোধ, কোনো কিছু করতে দেব না এবং আমরা চাই আমার চাষীদের ধান চাষীদের থেকেই আমরা কিনবো, অন্য কাউকে দেবেন না। আমরা ঠিক আপনাদের ধান কিনে নেব, আপনাদের শস্য আপনারাই বিক্রি করবেন, চিন্তা করার কোনো কিছু নেই, কারণ কৃষকরা আমাদের দেশের গর্ব। एक तरफ नड्डा थे जो टीएमसी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए नेताओं की तारीफें करते हुए ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी की बुराई करते नहीं थक रहे थे, तो दूसरी तरफ ममता बनर्जी थीं जो बीजेपी में शामिल होने वाले टीएमसी के नेताओं पर कोई रहम नहीं बरत रही थी। बंगाल के हमारे शूरवीर
থেকে শূন্য গোয়াল ভালো। কি মা বোনেরা ঠিক তো? কয়েকটা দুষ্টু গরু ঘেউ ঘেউ করতে করতে, ঘেউ ঘেউ না, হাম্বা হাম্বা ডাকতে ডাকতে ইধার উধার করে বেড়াচ্ছেন নিজেদের দুর্নীতি চাপা দেওয়ার জন্য। তারা গেছে ভালো হয়েছে। बंगाल में जल्द ही विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली है। ऐसे में बीजेपी का प्रचार अभियान जोर पकड़ चुका है। जेपी नड्डा की यात्रा के बाद आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी बंगाल पहुंचेंगे। इसके बाद कल यानी 11 फरवरी को अमित शाह भी कूच विहार से परिवर्तन यात्रा निकालेंगे। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ आज तक ब्यूरो। बंगाल में चुनावी सबर गहराता जा रहा है। नए नए मुद्दे और नए नए आरोपों पर वार पलटवार हो रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी ने गृह मंत्री अमित शाह पर टैगोर का अपमान करने का आरोप लगाया, तो लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी कांग्रेस पर जबरदस्त पलटवार किया। यहाँ पर मेरे बैठने का जिक्र किया है, वो खिड़की है। हमारे अमित शाह जी जाकर उधर ठाकुर रविंद्रनाथ टैगोर की जो सिया थी उसमें जाके बच जाते हैं। लोग आपको क्या कहते हैं पता नहीं, आप जाके बच जाते हैं। ये असम्मान होती है। मैं ये कह रहा हूं कि आप इससे बच के चलिए। लोकसभा में कांग्रेस के सांसद अधीर रंजन चौधरी के इसी बयान ने सियासी हंगामा खड़ा कर दिया। अधीर रंजन चौधरी ने सीधा आरोप लगाया कि गृह मंत्री अमित शाह ने टैगोर की कुर्सी पर बैठकर टैगोर की कुर्सी का अपमान किया है। अधीर रंजन चौधरी के आरोप का आज संसद में गृह मंत्री ने जवाब दिया कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई। जहां पर मेरे बैठने का जिक्र किया है वो एक खिड़की है और खिड़की पर सभी को बैठने की व्यवस्था है। अधीर रंजन को जवाब देने के बाद गृह मंत्री ने सफाई दी कि आखिर वो अपने बंगाल दौरे के दौरान जब शांति निकेतन गए थे तो कहां बैठे थे। मान्यवर, उसी स्थान पर भारत की पूर्व राष्ट्रपति भी बैठी हैं, प्रणव दा भी बैठे हैं, श्री राजीव गांधी भी बैठे हैं और मैं भी बैठा हूं। और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जब आई तब भी उन्होंने स्मारिका के अंदर उसी स्थान पर बैठकर अपनी टिप्पणियां लिखी। अधीर रंजन चौधरी के आरोप गंभीर थे, लिहाजा गृह मंत्री ने उतनी ही गंभीरता से कांग्रेस पर ताबड़तोड़ करारे और तीखे निशाने साधे। सदन में बात करते हैं तो बात करने के पहले तथ्यों को जांचना चाहिए, परखना चाहिए। सोशल मीडिया से उठाकर हम यहां पर रख दे तो इस सदन की गरिमा को क्षति होती है मान्यवर। मगर मैं इसमें इनका दोष नहीं देखता। उनका पार्टी का जो बैकग्राउंड है उनके कारण इनकी गलती हो गई। जब अमित शाह ये बता चुके कि अधीर रंजन चौधरी के आरोप बेबुनियाद थे, उसके बाद उन्होंने संसद में 2 तस्वीरें दिखाई। पहली तस्वीर में पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रविंद्रनाथ टैगोर की कुर्सी पर बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं और दूसरी तस्वीर में टैगोर के सोफे पर पूर्व पीएम राजीव गांधी बैठकर चाय पीते दिख रहे हैं। मैं तो नहीं बैठा वो कुर्सी में, मगर मेरे पास 2 फोटोग्राफ निकले हैं। श्री जवाहरलाल नेहरू जी उस कुर्सी में बैठे हैं जहां पर टैगोर बैठा था। ये रिकॉर्ड पर है फोटोग्राफ। और दूसरा फोटो है श्री राजीव गांधी का, वो टैगोर साहब के सोफे में बैठकर आराम से चाय पी रहे। बंगाल की संस्कृति में रचे बसे बंगाल की नालियों में बहने वाले गुरु रविंद्रनाथ टैगोर पर सियासी रण मचा हुआ है। कोशिशें हो रही हैं ये जताने की कि टैगोर किसके हैं। कोशिशें हो रही हैं ये बताने की कि कौन टैगोर का अपमान कर रहा है और कौन सम्मान दे रहा है। आज तक ब्यूरो। कानपुर के बिकरू के बाद उत्तर प्रदेश में गैंग्स ऑफ कासगंज सामने आया। कासगंज में शराब तस्करों ने पुलिस के एक जवान की हत्या कर दी तो एक दारोगा को गंभीर रूप से घायल कर दिया। मुख्य आरोपी अभी भी फरार है, वहीं उसके भाई को पुलिस ने ढेर कर दिया है। ये सरिया, ये डंडा और ऐसे ही हथियारों से इन पर हमला हुआ, जिन्हें उनके साथी कंधे पर उठाकर ला रही हैं। ये है दारोगा अशोक सिंह, जिनकी वर्दी फाड़ दी गई। इतनी बर्बरता से इनकी पिटाई की गई कि अपने पैरों पर चलने के काबिल तक नहीं रहे।
वहीं इनके साथ आए सिपाही देवेंद्र को तो इतना पीटा गया कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं रहे। उत्तर प्रदेश के कासगंज में बिकरू कांड दोहराया गया और इस वजह से दोहराया गया क्योंकि यूपी पुलिस सबक सीखने को तैयार नहीं दिखती। अगर विकास दुबे वाली घटना से सबक सीखा होता तो 10-10 मुकदमे के आरोपी और पुलिस पर पहले भी गोली चला चुके हिस्ट्री शीटर पर दबिश देने के लिए सिर्फ 2 पुलिस वाले नहीं भेजे जाते और कासगंज के एसपी ऐसी लचर दलील नहीं दे रहे होते। ऐसा नहीं है, पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित घटना। अतीत से कुछ सीखा नहीं और अब एसपी साहब भविष्य के लिए निर्देश दे रहे हैं, लेकिन यूपी पुलिस के इस रवैये की कीमत सिपाही देवेंद्र को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। वहीं दारोगा अशोक सिंह अलीगढ़ में जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। मौके से बरामद नुकीला सरिया और ये डंडा शराब तस्करों के बर्बर हमले के सबूत हैं, लेकिन यूपी पुलिस सबक सीखने को तैयार नहीं है। तकरीबन 3 बजे के आसपास जो जानकारी है वो दिन में पहुंचे थे, जहां उन्हें बंधक बना लिया गया था और उसके बाद बेहद बर्बरता की गई है। बताया जा रहा है कि देवेंद्र के शरीर पर सरियों से चोट के निशान दिखे हैं, फावड़े, इस तरीके की चीजें जो खेतों में काम करने के लिए भी फावड़ा इस्तेमाल किया जाता है, उससे भी हमला किया गया है। इस हमले के बाद पुलिस की लंबी चौड़ी फौज गांव में मौजूद है, गाड़ियों का काफिला है, लेकिन दुर्दांत अपराधियों पर दबिश देने के लिए एक दारोगा और एक सिपाही के आने का सवाल परेशान कर रहा है। इस लापरवाही की भरपाई के लिए पुलिस ने आनन फानन में एक्शन किया। मुख्य आरोपी मोती धीमर के भाई एलकार को सुबह 5 बजे पुलिस ने काली नदी के पास घेरा और ढेर कर दिया। हम आपको दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है, यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले। और अब आपको सिलसिलेवार तरीके से बताते हैं कि पुलिस वालों पर हमला कब और कैसे हुआ और इसके पीछे कौन है। दरअसल नंगला धीमर गांव का मुख्य आरोपी मोती धीमर और उसका भाई अवैध शराब का धंधा चलाते हैं। कासगंज के एसपी के मुताबिक कई मामलों में वांटेड होने के चलते पुलिस टीम लगातार उसके खिलाफ दबाव बना रही थी। मंगलवार दोपहर दारोगा अशोक सिंह और कांस्टेबल देवेंद्र दबिश देने के लिए पहुंचे थे। अपने अड्डे पर पुलिस टीम को देखकर अपराधी भड़क गए और दोनों पर हमला बोल दिया। दोनों की बंधक बनाकर पिटाई की गई। यही वो जगह है जहां मोती और उसके भाई कच्ची शराब बना रहे थे। अब यहाँ पर वो पूरी फैक्ट्री यहीं पर चल रही थी। यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं, यही वो जगह थी जहां पर कच्ची अवैध शराब बनाने का काम मोती और उसके तमाम साथी करते थे। ये देखिए, ये जो तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये वो भट्टियां हैं, ये वो शराब बना जो कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसके ये तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, तमाम सबूत यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी है कि यहीं पर पहुंचे थे देवेंद्र के साथ अशोक भाई साहब और वो उनके साथ जो यहाँ पर अवैध शराब बना रहे थे उनके साथ है और उस हमारे जो सिपाही है उसके साथ मारपीट की गई। बड़ी ही मतलब लाठी डंडे बल्लम से मारपीट की गई। वो सिपाही की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। इसी शराब भट्टी पर दारोगा अशोक सिंह और उनके साथ आए सिपाही देवेंद्र को बंधक बना लिया गया। यहाँ से करीब 1.5 किलोमीटर दूर ले जाकर दोनों के साथ बर्बरता से मारपीट की गई। दोनों को अलग अलग खेत में बंधी हालत में छोड़ दिया गया और उनकी वर्दी फाड़ दी गई। जब देर शाम तक दोनों वापस थाने नहीं लौटे, तब पुलिस की दूसरी टीम उन्हें ढूंढती हुई यहाँ पहुँची।
दारोगा अशोक सिंह एक खेत में लहूलुहान मिले, वहीं सिपाही देवेंद्र अलग खेत में मिले। उनका सिर फट गया था और वो बेहोश थे। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने दम तोड़ दिया। नंगला धीमर कासगंज से देवेंद्र पाल सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन जो मुख्य आरोपी है वो अभी तक फरार है। खबर ये आ रही है कि इस मुख्य आरोपी मोती की एक तस्वीर सामने आई है जो अब तक फरार चल रहा है। जहां इसकी एक तस्वीर सामने आई है, ये है कासगंज कांड का मुख्य आरोपी, मोती इसका नाम है और ये तस्वीर इसके सामने आई है। इसी के भाई को पुलिस ने ढेर कर दिया है। मोती घीमर नाम का ये आरोपी है जो शराब का ये काम करता था, अवैध कारोबार चला रहा था, शराब की भट्टियां चला रहा था और पुलिस टीम पर इसने जबरदस्त फायरिंग की अपने साथियों के साथ मिलकर और हमारे एक पुलिस जवान की उस फायरिंग में जान चले गई, वो शहीद हो गया। तो ये वो तस्वीर है जिसकी तलाश में इस वक्त उत्तर प्रदेश की पुलिस है और इसे पकड़ने के लिए अब पुलिस की कई टीमें एक साथ जुट चुकी हैं क्योंकि इसे कड़ी से कड़ी सजा दी जानी है। इस आरोपी को ढूंढना है। हालांकि पुलिस ने इसके भाई को ढेर कर दिया है, मार गिराया है। गैंग्स ऑफ कासगंज का लीडर मोती खूंखार अपराधी है जिसकी तस्वीर अब से कुछ देर पहले हमने आपको दिखाई। आरोप है कि अपने भाइयों के साथ मिलकर ये मोती बरसों से कच्ची शराब का अवैध काला धंधा कर रहा था। पुलिस पर हमले की इस हिमाकत के बाद इसका काला और कच्चा चिट्ठा अब खुल गया है और अब उसके बचने की संभावना बहुत कम। पहले वो चला चुका तो ये लोग वापस थोड़ी ही है, पहले चलाई थी। इससे पहले भी पुलिस पर गोली चलाई थी इसने। सुना आपने, 2 पुलिस वालों के साथ बर्बरता और एक की जान लेने का आरोपी शराब तस्कर मोती धीमर कितना खूंखार अपराधी है। ये हिस्ट्री शीटर है जिसकी पूरी फाइल पुलिस के पास मौजूद है। ये पहले भी पुलिस वालों पर गोली चला चुका था। इसके बावजूद ये अब तक खुला घूम रहा था। शराब के अड्डे की तस्वीरें बता रही हैं कि कच्ची शराब का अवैध कारोबार भी धड़ल्ले से चल रहा था। कुछ ऐसी ही तस्वीर 6 महीने पहले सामने आई थी जब कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस विकास दुबे पर दबिश देने गई थी। विकास दुबे की तैयारी ने उस वक्त भी पुलिस को हैरान कर दिया था। एक सीओ समेत पुलिसकर्मी भी शहीद हो गए थे। 6 महीने बाद फिर से वैसा ही कांड दोहराया गया। क्या मोती धीमर रातों रात शराब तस्कर बन गया? क्या मोती धीमर का हौसला रातों रात इतना बढ़ गया कि उसने पुलिस पर जानलेवा हमला कर दिया, या पुलिस ने ही आंखें मूंद रखी थी? इससे पहले भी मतलब पुलिस पे पहली बार अटैक किया या इससे पहले भी पुलिस पे गोली चला चुका? कब से शराब को करा हुआ है? पहले चला चुका तो ये लोग वापस थोड़ी ही है। क्योंकि इनके खिलाफ वारंट थे और हम ये भागे हुए थे वहाँ से और उसके तहत टीम जाने पर इन्होंने हमला किया है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूं कि हमारा रिजॉल्व तो है ही, उसी को हम परसू करने के लिए गए थे और इसको हम आगे भी बराबर चलाते रहेंगे इसी प्रकार। अपराधियों को हम कह सकते हैं कि कहीं से संरक्षण तो है ही नहीं संभव। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में उनके दिन गिने हुए हैं, वो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ ना रहें, अन्यथा जेल में अपना स्थान पाएं। यही हमारा उनके लिए संदेश है। आरोपी मोती धीमर कासगंज के नंगला धीमर गांव का रहने वाला है। इसी गांव में कच्ची शराब का जितना भी धंधा है सब मोती धीमर ही चलाता है। 11 आपराधिक मामले मोती के खिलाफ पहले से ही दर्ज हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 साल पहले भी इसने पुलिस पर हमला किया था। मोती कुल 5 भाइयों में तीसरे नंबर पर है। इन्हीं 5 में से एक एहलकार का पुलिस ने आज सुबह एनकाउंटर कर दिया। कासगंज की घटना ने एक बार फिर यूपी पुलिस और प्रशासन को हिलाकर रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया। वो खुद पूरे ऑपरेशन की मॉनिटरिंग करते रहे। उन्होंने अपराधियों पर कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं शहीद देवेंद्र के परिजनों को 50 लाख की आर्थिक सहायता और परिवार के एक सदस्य को नौकरी का ऐलान किया है। लेकिन सवाल एक बार फिर यूपी पुलिस पर ही है कि ऐसी नौबत बार बार क्यों आती है? क्यों पुलिस का इकबाल इतना बुलंद नहीं कि अपराधी अपराध करने से पहले 100 बार सोचे? क्यों महज 6 महीने के भीतर विकास दुबे जैसा कांड दोहराया गया? नंगला धीमर कासगंज से देवेश पाल सिंह और हिमांशु मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो। सिपाही
देवेंद्र को पूरे सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। वहीं दारोगा अशोक कुमार अलीगढ़ में इस वक्त भर्ती हैं। उनकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। उनके बयान के आधार पर ही पुलिस ने गैंग्स ऑफ कासगंज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी। शराब माफिया से जांबाजी से लड़ने वाले शहीद देवेंद्र को कासगंज पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। इससे पहले उनके पिता भावनाओं पर काबू नहीं रख सके और कासगंज के डीएम से लिपट कर रो पड़े। डीएम ने उन्हें ढांढस बंधाया। वहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने देवेंद्र सिंह के परिजनों को सांत्वना दी। शहीद कांस्टेबल देवेंद्र सिंह 2015 में यूपी पुलिस में भर्ती हुए थे। वो आगरा के रहने वाले थे। 2017 में उनकी शादी हुई थी। उनकी 2 बेटियां हैं, एक 2.5 साल की और एक 4 महीने की। पिता महावीर से एक दिन पहले ही उनकी बात हुई थी। परसों हुई। क्या कहा था? परसों हुई थी ये ऐसा साहब इनके संग गई, इनकी माँ खत्म हो गई थी, माँ खनौली वहाँ साथ गया था। उसके लौटते समय फिर थाने में ऐसा साहब गए। फिर क्या हुआ? उसके बाद में बातें ने फोन लगाया मेरे लिए, बानी पापा जी क्या कर रहे हो? मैं जो मैं बेटा मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो पानी गेहूं में देकर नीचू हो गया हूँ मैं। उधर घायल दारोगा अशोक कुमार को अलीगढ़ के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उनकी हालत गंभीर है। उनके पिता राम प्रकाश के मुताबिक उनके शरीर पर नुकीले हथियारों से वार के कई निशान हैं। पोस्टिंग थी कासगंज में, वहाँ से ये मतलब डेबिट में गए हुए थे, तो वहाँ पे डेबिट में उन लोगों ने इनके मारपीट करी है। उनकी हालत ज़्यादा खराब हो गई है। अब ये जीएन हॉस्पिटल में भर्ती है। दारोगा अशोक कुमार मैनपुरी जिले के रहने वाले हैं। परिजनों को जैसे ही घटना की जानकारी मिली वो अलीगढ़ के लिए निकल गए। वहीं गांव में उनके घर पर लोगों के आने वालों का सिलसिला भी शुरू हो गया। अशोक कुमार की 3 बेटियां और 1 बेटा है। वो 2017 में पुलिस में भर्ती हुए थे। अलीगढ़ से मोहम्मद अकरम खान और मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह के साथ आज तक ब्यूरो।